भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा, सुरक्षा, यूरेनियम आपूर्ति और शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को किया संबोधित। दिल्ली में चल रहे नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन का आज आखिरी दिन। मुख्यमंत्री का नवाचार आधारित आईटी विकास पर फोकस, स्टेक होल्डर्स के साथ किया विमर्श। धनबाद में मंडल रेलवे संसदीय समिति की बैठक, सुविधा सुदृढ़ीकरण पर जोर। ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने खूंटी में जेएसएलपीएस की आजीविका परियोजना का किया निरीक्षण। और रामगढ़ के भुरकुंडा इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी का आत्मसमर्पण। गोड्डा में जेवर दुकान में भीषण लूट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया यात्रा की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा का आज दूसरा दिन है। मेलबर्न में आज उनका औपचारिक स्वागत हुआ। श्री मोदी ने अपने समकक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। बाद में एक संयुक्त वक्तव्य में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने बताया कि रक्षा, सुरक्षा, यूरेनियम आपूर्ति और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि रक्षा और सुरक्षा में बढ़ावा देने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ भी दोनों देश एकजुट हैं। वैश्विक तनाव का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव है। संगम नहीं है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के शेयर्ड एस्पिरेशंस का भी प्रतीक है। रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए आज हमने एक महत्वपूर्ण जॉइंट डिक्लेरेशन जारी की है। भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर से हम डिफेंस स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ने पर काम करेंगे। हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी साझा है, हमारे संकल्प भी अटूट है और हमारा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम की बैठक को भी संबोधित किया। मौके पर उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने निवेशकों को भारत को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की असीम संभावनाओं की जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। विश्वास भी बढ़ेगा और पूंजी भी बढ़ेगी। भारत में सुधारों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने देश की न्यूक्लियर यात्रा से जुड़ने के लिए निवेशकों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह उनके लिए एक ऐतिहासिक मौका है। और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है।
इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। लेकिन हम यहीं नहीं रुके रहे। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है और आप सभी को इसे नई ऊंचाई पर ले जाना है। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल हो रहे हैं। श्री मोदी से वहां के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी मुलाकात की। सीईओ फोरम की बैठक के इतर श्री मोदी के ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष ने एक सेल्फी भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हैं और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने सेल्फी ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। और अब बात दिल्ली में चल रहे नेशनल समिट की। दिल्ली में चल रहे नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। आज भी विभिन्न सत्रों में झारखंड के औद्योगिक विकास पर मंथन का दौर चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य का डिजिटल रोड मैप पेश करेंगे। कल पहले दिन मुख्यमंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए झारखंड में विकास की असीम संभावनाओं का जिक्र किया और नवाचार आधारित प्रौद्योगिकी विकास पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को नई ऊर्जा देने का संकल्प जताया। साथ ही ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पर बल दिया। वे बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग में भी शामिल हुए और स्टेक होल्डर्स के साथ झारखंड के तेज विकास को लेकर चर्चा की। हमारे राज्य में चूंकि हम जल जंगल जमीन से संपन्न राज्य हैं, हमारे राज्य में टूरिज्म को हम कैसे बेहतर ढंग से उसको बढ़ा पाए, इस संदर्भ में भी यहाँ पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के आज के दिन में वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से व्यवस्थाएं चले, इसको लेकर हम लोगों ने आज ये कंसल्टेशन रखा है और इसमें कई सारे लोग जो तकनीकी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनके साथ चर्चाएं होंगी। उनके साथ हम लोग अपने समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। केरलम के कोच्चि में ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक का आज अंतिम दिन है। इस बैठक में महिला सशक्तिकरण समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शामिल हो रहे हैं ताकि सहयोग को मजबूत किया जा सके, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके और समावेशी, मजबूत और सतत विकास के लिए साझी प्रतिबद्धता को दोहराया जा सके। बैठक के पहले दिन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस बात को रेखांकित किया कि मजबूत अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के निर्माण में
महिलाओं का नेतृत्व सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने भारत की अध्यक्षता की थीम सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण के तहत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच और अधिक सहयोग का आह्वान किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची संसदीय क्षेत्र में लगातार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। उन्होंने कल हातमा बस्ती में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर रांची की महापौर रोशनी खलखो समेत अन्य लोग मौजूद रहे। श्री सेठ ने भरोसा जताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा नजदीक में ही मिल पाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी ने मधुपुर में नवनिर्मित अत्याधुनिक टाउन हॉल का निरीक्षण किया। नगर विकास एवं आवास विभाग की राज्य निधि से इस टाउन हॉल का निर्माण करीब 9 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से हुआ है। श्री हसन ने बताया कि बहुत जल्द ही इस टाउन हॉल का विधिवत उद्घाटन कर इसे मधुपुर की जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि इस भवन से विभिन्न आयोजनों में सहूलियत होगी और नगर विकास को नई गति मिल सकेगी। धनबाद में मंडल रेलवे संसदीय समिति की कल महत्वपूर्ण बैठक हुई। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर चतरा, गिरिडीह और धनबाद के सांसद भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान रेल और यात्री सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया। सांसदों ने लंबित रेलवे परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से उठाते हुए शीघ्र समाधान पर बल दिया। राष्ट्रीय एसटी आयोग ने रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जनजाति समाज से जुड़े संबंधित विभिन्न विषयों की कल समीक्षा की। इस दौरान आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन और समस्याओं के समाधान पर ध्यान देने की हिदायत दी। मौके पर आयोग के अधिकारी, यूनिवर्सिटी के कुलपति, प्रोफेसर और अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने कल खूंटी में JSLPS की आजीविका परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तकनीकी नवाचार और ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण पर विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने रांची में भी कल विकसित भारत जी रामजी योजना के क्रियान्वयन को लेकर बैठक की थी। रामगढ़ के बुरकुंडा इलाके में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश लुड़ायत ने बताया कि एक घर में छापेमारी के क्रम में इस अवैध फैक्ट्री का पता चला। तलाशी के क्रम में घर से अर्धनिर्मित हथियार समेत अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। संयुक्त रूप से AK कोलोई दत्तों में दिनेश विश्वकर्मा के घर पे छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में अपराधकर्मी दिनेश विश्वकर्मा के घर पे अवैध हथियार निर्माण की एक इकाई का पर्दाफाश हुआ है और घर की विधिवत तलाशी के क्रम में अवैध हथियार निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कई सामग्रियां, अर्धनिर्मित पिस्टल, कुल 9 मैगजीन, हथियार में प्रयुक्त होने वाली कई पुर्जे, इन सबको बरामद किया गया है और दिनेश विश्वकर्मा और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर आज उन्हें विधिवत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और अब चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड से जुड़ी खबर। जमशेदपुर के हिमांशु सिंह हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस हत्याकांड के मामले में अब तक कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस दबिश की वजह से मामले के मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। गौरतलब है कि 27 जून की रात बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिस गश्ती वाहन के सामने करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या कर दी गई थी। वरीय पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने बताया कि अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। 4 लोगों को जेल भेजा गया है। आज अगेन इसमें से 3 लोग गिरफ्तारी हुई जो मौके वारदात पे मौजूद थे, जो एक सुदर्शन मंडल और एक राजेश मंडल, और जो DD बार के मालिक हैं नीरज सिंह, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इनके पास से 3 मोबाइल बरामद हुआ। इनमें से एक नीरज सिंह का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा, कदमा थाना में SC/ST एक्ट का। और जो छापामारी दल की टीम थी लगातार इसमें प्रयास कर रही है और बाकी भी जो फरार भी घूम रहे हैं उनको भी पकड़ लिया।
गोड्डा में अपराधी बेलगाम होते दिख रहे हैं। शहर के मुख्य बाजार में 3 नकाबपोश अपराधियों ने एक जेवर दुकान में भीषण लूटपाट को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि हथियारबंद इन अपराधियों ने लाखों रुपए के आभूषण और नकदी की लूट की घटना को अंजाम दिया है। विरोध करने पर दुकानदार से हाथापाई भी की। दहशत फैलाने के इरादे से अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद वे पथरगामा की ओर फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पूर्व विधायक अमित मंडल ने घटना की निंदा करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। हमको फिर यहाँ मारा तो इसके बाद जो है यहाँ मारा तो तब फिर जो है हम डर गए, सब बंदूक चलाने लगा। इसके बाद तब फिर हम जो है एक तो पुड़िया से उधर से निकाल के इधर फेंक दिया। वो इधर जो खड़ा था वो लेके भाग गया। शाम में अगर इस तरह की घटना घटेगी तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य गोड्डा के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। मैं पुलिस से भी मांग करता हूँ, स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी मांग करता हूँ कि त्वरित गति से जो भी कल्प्रिट है, दोषी है, उसको गिरफ्तारी हो। और एक सामान्य घटना हो सकती है लूटपाट की, लेकिन जिस प्रकार से फायरिंग हुई है और जिस प्रकार से यहाँ पर भय का वातावरण माहौल बना है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक संगठित गिरोह गोड्डा में काम कर रहा है। और इस संगठित गिरोह के तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन क्या काम कर रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या काम कर रहे हैं, ये काफ़ी चिंता का विषय आज की डेट में दिखने को मिल रहा है। इधर सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गोड्डा की यह घटना पर्याप्त है कि राज्य में किस प्रकार अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। इस घटना पर राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए कि आम नागरिक और व्यापारी खुद को सुरक्षित कब महसूस करेंगे। उधर राज्य के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी लूट की इस घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि खुलेआम हथियार के बल पर अपराध को अंजाम देना अपराधियों का दुस्साहस है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में निजी क्षेत्र भी विकास कार्यों और सुविधाओं के विस्तार में सहयोग कर रहे हैं। अडानी फाउंडेशन ने गोंदुलपुरा खनन परियोजना के तहत CSR अंतर्गत विभिन्न गांवों में सोलर हाई मास्ट लाइट स्थापित किया है। इन हाई मास्ट लाइटों के शुरू होने से रात के समय में भी लोग पर्याप्त रोशनी की वजह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनकी गतिविधियां बढ़ी हैं। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया है। और अब जिलों की कुछ खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। गढ़वा में झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। अध्यक्ष सुरेश पासवान ने अधिकारियों को विधानसभा के सभी लंबित प्रश्नों का समयबद्ध, तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने तथा विभागीय समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। गढ़वा में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समीक्षा बैठक में उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने प्रपत्र वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश देते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। सिमडेगा में उपायुक्त कंचन सिंह और उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी ने मत्स्य स्पॉन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला मत्स्य कार्यालय ने 8 चयनित लाभुकों के बीच 160 लाख स्पॉन वितरित किए। पहल का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करना है। सिमडेगा पुलिस ने पाकरटांड थाना में आपदा प्रबंधन अधिनियम के 8 फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। SDPO धर्मदेव पासवान ने बताया कि SP के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई। हजारीबाग में सहकारिता सम्मेलन 2026 के समापन पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सहकारिता आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में किसानों को 3.81 करोड़ रुपए के KCC ऋण, मत्स्य समितियों को परिसंपत्तियां और दुग्ध समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किए गए। हजारीबाग में अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, कृषि, खाद्य, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा समेत विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के कार्य तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
रांची जिला वॉलीबॉल संघ ने संगोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। खिलाड़ियों को खेल के नए अंतर्राष्ट्रीय नियम, आधुनिक तकनीक, फिटनेस और टीम भावना की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने तकनीकी दक्षता बढ़ाने और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। आगे बढ़ेंगे, खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। रांची में राष्ट्रीय अंडर 9 एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप में प्रतिभागी अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। सरला बिरला पब्लिक स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। राउंड 5 के उद्घाटन के अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच आज T20 श्रृंखला का चौथा मैच खेला जाएगा, जो रात 10 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में मेजबान टीम 2-0 से आगे है। अगर भारत आज हारा तो टीम इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज गंवा देगी। 2018-19 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत लगातार 2 T20 सीरीज हार सकता है। आज के मुकाबले में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद है। उन्होंने अपने शुरुआती 2 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 14 और 13 रन बनाए हैं, यानी अब तक 2 मैचों में सिर्फ 27 रन ही बना पाए हैं। वहीं बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर को पहली जीत की तलाश होगी। इंग्लैंड सीरीज में 2-0 से आगे है। पहला मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा था, जबकि दूसरे और तीसरे T20 में मेजबान टीम ने जीत दर्ज की थी। और फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो फीफा विश्व कप फुटबॉल का पहला क्वार्टर फाइनल आज फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल का टिकट कटाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। 2026 का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल में पराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया था, जबकि मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है और विजेता टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी। रुक कर लेते मौसम का। राज्य में पिछले 3-4 दिनों की बारिश की वजह से वर्षा के आंकड़ों में काफी सुधार आया है और कमी अब 34% तक रह गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 14 जुलाई तक बारिश की संभावना है। 24 घंटे के बाद अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान गोड्डा के पथरगामा में सर्वाधिक 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस अवधि में पाकुड़ में भी बारिश है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश देखने को मिली। सबसे ज़्यादा बारिश 29 मिलीमीटर लोहरदगा में हुई। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि आज 24 घंटे के अंदर अंदर कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश देखने को मिलेगी। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवाएं भी चलने की अनुमान की गई है। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि राज्य के 18 जिलों में, जिसमें राजधानी रांची भी शामिल है, खुट्टी जैसे और उसके आसपास के तमाम जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। सहयोगी सौरभ के साथ मैं सूरज कुमार, DD न्यूज झारखंड। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 9 जुलाई वर्ष 1816 में अर्जेंटीना स्वतंत्र देश बना। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। अर्जेंटीना का नाम अर्जेंटम से पड़ा, जिसका अर्थ होता है चांदी। स्वतंत्र होने से पूर्व यह देश स्पेन के अधीन था। वर्ष 1810 में देश की जनता ने स्पेन की सत्ता के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया और 1816 में यह स्वतंत्र हुआ। स्पेनिश साम्राज्य द्वारा अर्जेंटीना पर कब्जा करने के पीछे का महत्वपूर्ण कारण पेरू और बोलीविया में खोजी गई सोने और चांदी की खदानें थी।
इन खदानों पर काबिज होने के लिए स्पेनिश साम्राज्य ने 1776 में अर्जेंटीना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। 9 जुलाई वर्ष 1875 को भारत में BSE यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। दूसरा एक्सचेंज NSE है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में स्थान दिलाने में BSE की भूमिका रही है। गोड्डा जिला अंतर्गत कच्छ नदी के किनारे बसा गांव इन दिनों पूरी तरह से भक्ति और सामाजिक चेतना के रंग में रंगा हुआ है। यहाँ पिछले 125 वर्षों से चली आ रही नाग बासुकी की पूजा और मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि आपसी सामाजिक एकता, कड़े अनुशासन और परंपरा का बड़ा प्रतीक बन चुका है। देखिए रिपोर्ट। गोड्डा स्थित कनवारा गांव का नाग बासुकी मंदिर सदियों से लाखों लोगों की अटूट आस्था का मुख्य केंद्र है। यह पूजा शुरुआत में एक पारिवारिक और व्यक्तिगत पूजा के रूप में शुरू हुई थी। वह आज समय के साथ विशाल रूप धारण कर चुकी है। मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक कुमार सिंह रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कझिया नदी से जल लाकर दूध, लावा, फूल, बेलपत्र और गंगा जल से नाग देवता का अभिषेक करती हैं। एकदम स्वच्छ मन से आ जाए, शांति से आ जाए, विश्वास करके आ जाए। अभी तक हम लोगों ने देखा है और देखते आ रहे हैं कि कभी सबको दिल और भस्म देने मात्र से उल्टी हो जाता है और भला बेहोश भी आता है तो भस्म चलते जाता है। इस मेले और अनुष्ठान की सबसे अनूठी बात कनवारा गांव का कड़ा सामाजिक अनुशासन है। जैसे ही आद्रा नक्षत्र में नाग देवता की पूजा शुरू होती है, वैसे ही करीब 1000 की आबादी वाला यह पूरा गांव अगले 15 दिनों के लिए पूरी तरह से शाकाहारी भोजन को अपना लेता है। इस दौरान गांव में किसी भी प्रकार के नशे या मादक पदार्थों के सेवन पर ग्रामीणों द्वारा स्वतः पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ऐसे तो 15 दिनों से हम लोग कहते हैं कि 15 दिन से जब से पूजा शुरू होता है तो लोग यहाँ इस कनवारा गांव के और आसपास गांव के, कनवारा हुआ, परसा हुआ, बेड़ा हुआ, इस आसपास के लोग इतने पवित्र भावना के साथ पूजा करने आते हैं कि 15 दिनों तक एकदम जो एक समाज में किया है नशा का, उससे एकदम बिल्कुल दूर हो जाते हैं। मुख्य मेला के दिन गोड्डा और आसपास के सीमावर्ती जिलों से हजारों की संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालु अपने हाथों में पारंपरिक पूजा की डाली लेकर मंदिर परिसर पहुंचते हैं। इस विशाल जुटान के कारण यहां महज एक ही दिन में लाखों रुपए का स्थानीय व्यापार होता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। होश संभाले हैं बचपन से, उस समय से लेकर अब तक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा, सुरक्षा, यूरेनियम आपूर्ति और शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में इंडिया ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम को किया संबोधित। दिल्ली में चल रहे नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन का आज आखिरी दिन। मुख्यमंत्री का नवाचार आधारित IT विकास पर फोकस, स्टेक होल्डर्स के साथ किया विमर्श। धनबाद में मंडल रेलवे संसदीय समिति की बैठक, सुविधा सुदृढ़ीकरण पर जोर। ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने खूंटी में JSLPS की आजीविका परियोजना का किया निरीक्षण। और रामगढ़ के भुरकुंडा इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी का आत्मसमर्पण। गोड्डा में जेवर दुकान में भीषण लूट।